तो देखो हम लोग क्या पढ़े, एक आदमी इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं ये जस्टिफाई करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कब कौन इंडिया में कितना टैक्स देगा। ये चैप्टर का कॉमन सेंस यही है। वो आदमी इनकम टैक्स में चार्जेबल है या नहीं ये समझने के लिए जानना जरूरी है वो इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं। यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप का कोई वैल्यू नहीं है, रेसिडेंट होना पड़ेगा टैक्सेबिलिटी के लिए। फिर बोला इंसान को हम लोग पहले ही जानते हैं, बहुत कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, चैप्टर 1 में पढ़े। यहाँ पर ज़्यादा फोकस होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, बाकी अदर के लिए उतना फोकस नहीं है, स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल में। अब इंडियन रेसिडेंट अगर कोई आदमी साबित होगा उसके लिए 2 कंडीशन था, या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या और मोर, मतलब 182 रहे तो भी और 182 से ज़्यादा रहे तो भी वो रेसिडेंट साबित हो जाएगा। या फिर सेकंड कंडीशन क्या था, प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस प्रीवियस के 4 प्रीवियस ईयर यानी पीपीवाई प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर मिला के 365 दिन का। तो ये सेकंड वाला कंडीशन या फिर ये 182 डेज वाला कंडीशन कोई एक साबित कर दे तो वो इंडिविजुअल या उसका एचयूएफ, सॉरी पहले इंडिविजुअल के पढ़ रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 लोग थे जिनके लिए ये सेकंड वाला कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ पहला वाला ये साबित करो तो रेसिडेंट हो नहीं तो नहीं हो। तुम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो या फिर तुम इंडियन शिप के क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ये दोनों केस में तो सीधा सीधा रूल है, ये दोनों केस में तो सीधा सीधा रूल है कि सिर्फ 182 वाला साबित करो तो रेसिडेंट हो नहीं तो नहीं। तीसरा केस में थोड़ा घुमा के बात किया। तीसरा केस तो बोला कोई पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है, मतलब उसके पापा मम्मी या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और वो अब इंडिया विजिट करने के लिए वो आदमी आ रहा है, मतलब जिसका बात हम कर रहे हैं वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा बाहर हुआ, लेकिन उसके पापा मम्मी या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो आदमी कहलाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो इंडियन ओरिजिन का इंसान अब घूमने इंडिया है, केम टू विजिट इंडिया। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उस वहाँ पे देखना पड़ता है हमको कि उसका इनकम कितना है। अगर वो प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे, फॉरेन सोर्स से उसका कमाई एक्सीड कर रहा है 15 लाख से ज़्यादा, तो ही इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and for 365 or more days during 4 previous year immediately into the previous year। तो वो पिछले साल में या तो 120 डेज रहा हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस 365 की जगह 120 प्लस 365 हो जाएगा। बस इतना याद कर लो, मतलब उसके लिए दोनों कंडीशन है, उसके लिए दोनों कंडीशन है। 182 वाला तो है ही, वो साबित किया तो रेसिडेंट हो ही जाएगा, और नहीं तो उसके लिए सेकंड कंडीशन भी है। एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर वाले के लिए सेकंड कंडीशन है ही नहीं, उनके लिए वो बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो उसके लिए 60 प्लस 365 नहीं है, उसके लिए 120 प्लस 365 है। तो कंडीशन ये और भी दोनों है, सेकंड वाला में उसके लिए डेज बदल गया। और अगर उस आदमी का इनकम 15 लाख, फॉरेन सोर्स से इनकम का बात हो रहा है, इंडियन सोर्स से नहीं, फॉरेन सोर्स से अगर उसका इनकम 15 लाख से कम है प्रीवियस ईयर में तो उसके लिए केवल 182 डेज वाला कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है, 182 डेज एंड 365 और मोर डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। मतलब उसके लिए देखा जाए तो सेकंड वाला कंडीशन है ही नहीं। बात क्लियर है? तो ये पढ़े हम लोग। फिर हम लोग पढ़े कि एक आदमी अगर रेसिडेंट साबित हो गया तो फिर या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी होने के लिए कितना कंडीशन है उसके पास, 2 और दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों साबित करना पड़ेगा। मतलब वो पिछले 10 में से कोई 2 साल इंडियन रेसिडेंट साबित हुआ है 10 पीपीवाई में, पिछले 10 पीपीवाई बोल रहे हैं, 10 प्रीवियस ईयर नहीं। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए प्रीवियस ईयर को देखते ही नहीं है, प्रीवियस के भी प्रीवियस को देखते हैं। तो पिछले 10 पीपीवाई में
वो कोई 2 साल इंडियन रेसिडेंट साबित हुआ है एंड 7 PPY में वो 730 दिन इंडिया में रहा है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। और अगर वो एक साबित करता है, एक नहीं करता है या दोनों ही नहीं करता है तो वो कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़े, ये तो सर इंडिविजुअल के लिए रूल हो गया। ये देखो यहाँ पर समरी चार्ट एकदम बना दिया इंडिविजुअल के लिए। वैसे बोला कि एचयूएफ के लिए क्या रूल है? एचयूएफ के लिए बोला कि अगर उसका मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से है, मतलब थोड़ा सा भी मैनेजमेंट या कंट्रोल इंडिया से है, तो वो एचयूएफ क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। और अगर थोड़ा सा भी पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर से है, पूरा कंट्रोल, तो फिर वो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। और एचयूएफ ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए बोला उसको कर्ता को, वो दो कंडीशन है, 10 में से 2 साल और 7 साल में 730 दिन, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसके कर्ता को। क्योंकि एचयूएफ को कौन संभालता है? एचयूएफ के हेड को क्या बोलते हैं? कर्ता। तो वो कर्ता अगर ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी है, वो कर्ता अगर नॉट ऑर्डिनरी है तो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी है। फिर आया कंपनी, बोला अगर कोई इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट ही होगा। और कंपनी और अदर, ये एचयूएफ और इंडिविजुअल को छोड़ के, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल को छोड़ के किसी के लिए भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कोई कहानी नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के किसी भी और पर्सन के लिए ऑर्डिनरी नॉट एप्लीकेबल है। मतलब खाली रेसिडेंट देखना है, बात खत्म। तो एक इंडियन कंपनी रेसिडेंट कब कहलाएगा? वो ऑलवेज रेसिडेंट ही है। लेकिन कोई भी अदर कंपनी है, अगर उसका होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया है तो वो एचयूएफ क्या कहलाएगा? वो कंपनी क्या कहलाएगा? इंडियन रेसिडेंट कंपनी। वैसे लास्ट में बोला फॉर्म, एओपी, बीआई और अदर पर्सन जो बच गए, बोला उनका होली या पार्टली कंट्रोल इंडिया से है तो वो क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट। अगर होली कंट्रोल आउटसाइड द इंडिया से है कहलाएंगे नॉन रेसिडेंट। और ये कंपनी और ये अदर कंपनी, फर्म, एओपी, बीआई, अदर पर्सन, इनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कहानी है ही नहीं सिलेबस में। सिलेबस का मतलब है ही नहीं, रूल ही नहीं उनके। बात करें फिर हम लोग सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जो पढ़े कि अब हम लोग ये तो समझ गए एक आदमी या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, एक आदमी या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा और एक आदमी या तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। 3 में से कोई एक चीज कहला सकता है एक आदमी, क्योंकि अगर वो रेसिडेंट हो गया तो फिर देखते हैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, एक आदमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और ये तो समझ में आ गया ऊपर वाले रूल से। फिर हम लोग ये पढ़ते हैं सर ये इंडिया में टैक्स कब देगा, वो पढ़ना है। तो अगर इनकम एक्रूड या रिसीव्ड दोनों में से कुछ भी इंडिया से हो जाए, मतलब इंडिया से कमा रहा है या इंडिया में पैसा मिल रहा है, इंडिया से कमा रहा है, मतलब काम कहाँ किया है? इंडिया में, और रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में। दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया से हो गया तो हर इंसान इंडिया में टैक्स दे। ये पहला तीनों कंडीशन यही बताता। पहला में बोला एक्रूड और रिसीव दोनों इंडिया से, दूसरा में बोला एक्रूड इंडिया से पर रिसीव बाहर, तीसरा में बोला एक्रूड बाहर रिसीव्ड इंडिया में। हर केस में दोनों में से एक भी घटना अगर इंडिया से हो गया तो फिर वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो, सब इंडिया में टैक्स देंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही घटना बाहर से हो, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दोनों इंडिया के बाहर से हो रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है जहां से कमाई हो रहा है उसका कंट्रोल इंडिया से है, सेटअप इंडिया से है, तो दोनों इंडियन टैक्स देंगे, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। और सब कुछ बाहर से है, एक्रूड भी बाहर, रिसीव भी बाहर और बिजनेस का सेटअप भी बाहर, तो फिर सिर्फ पक्का इंडियन यानी ऑर्डिनरी इंडियन टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। और कोई और ईयर का पैसा आप अगर इंडिया में रेमिट कर रहे हैं, लेटर ऑन रेमिटेंस, एग्जाम में बोलेगा लेटर ऑन रेमिटेंस, मतलब कोई और फाइनेंशियल ईयर का पैसा तुम अब इंडिया में भेज रहे हो तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं देगा। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन आंसर बनता है इस चैप्टर पे।
आपके सीएमए के लिए बेटा हमको एक क्लास और चाहिए केवल इस चैप्टर के लिए। क्यों चाहिए वो भी बता देते हैं। देखो आप एक वर्ड सुनते हैं एक्रूड इन इंडिया, लेकिन कब कब ऐसा केसेस होता है जहाँ पे एक्रूड इंडिया में नहीं हुआ बट मान लेंगे एक्रूड इन इंडिया, मतलब डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया बोल के एक वर्ड होगा, डीम्ड टू बी एक्रूड। आपको बीकॉम लेवल में ये जानना जरूरी नहीं है कि डीम्ड टू बी एक्रूड कब हुआ और कब नहीं। आपको बीकॉम में उतना डिटेल नहीं लेके जाता, आपको सिर्फ बोल देगा ये डीम्ड टू बी एक्रूड है। लेकिन आपको नॉर्मल लेवल पे, आपको सीएमए सीए प्रोफेशनल लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा ये डीम्ड टू बी एक्रूड का कहानी क्या होता है। तो उस पर एक क्लास लगता है, आधा घंटा 45 मिनट का, वो अपने करेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर सीएमए के लिए भी डन हो जाएगा। तो चलो आ जाते हैं बीकॉम के क्वेश्चन आंसर पे। देखो 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, मिस्टर स्मिथ अ फॉरेन सिटीजन। सर सिटीजन कहाँ का फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता सर। सिंस 1985 विजिटेड इंडिया एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर 100 डेज। वो 1985 से हर साल इंडिया आता है 100 दिन के लिए। अप्रैल में आता है, 100 दिन रहता है, चला जाता है। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर स्मिथ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 जो आपके एग्जाम गए। तो मिस्टर स्मिथ को आपके असेसमेंट ईयर यानी प्रीवियस ईयर क्या होगा? 22-23। तो वो 22-23 में इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सर मिस्टर स्मिथ हर साल इंडिया आ रहा है, क्यों आ रहा है आगे लिखा नहीं है? मेरे को मतलब भी नहीं है, क्योंकि कोई इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है उससे मतलब होता है, क्यों आ रहा है उससे मतलब नहीं होता है। इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा होता, इंडिया से इंडियन क्रू मेंबर बन के जा रहा होता। ये दोनों केस में क्या पढ़ते हम लोग कि पहला कंडीशन है दूसरा है ही नहीं, तो खाली उसका 182 डेज वाला देखते वो रेसिडेंट है कि नहीं है, बात खत्म हो जाती। वो अगर इंडियन ओरिजिन का होता तो 15 लाख से कम कमाता है या 15 लाख से ज्यादा कमाता है वो देखते, ठीक बात। लेकिन ये तो सर फॉरेनर सिटीजन है, तो ये इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है, बोला नहीं है, क्वेश्चन बोला नहीं है, मानेंगे नहीं कि वो इंडियन ओरिजिन का है। मतलब मिस्टर स्मिथ के दादा परदादा पापा मम्मी, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? तो पहले चेक करना है 23-24 में भी वो इंडिया आया होगा, 22-23 में 100 दिन के लिए आया था। तो यानी वो पिछले साल 182 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन क्या उसके लिए सेकंड कंडीशन है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ना तो वो इंडियन क्रू मेंबर है, ना इंडिया एम्प्लॉयमेंट छोड़ के गए हैं, और ना ही वो इंडियन ओरिजिन का है। तो उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं होगा। तो ठीक है सर, तो चेक कीजिए। हाँ सर, अगर उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है? 60 + 365। तो प्रीवियस ईयर में क्या वो 60 डेज है? हाँ सर 100 डेज है। हाँ सर है। और उसके पिछले 4 साल मिला के 365 दिन है। हाँ। कैसे पता चला? एवरी ईयर 100 डेज करके दे रहे हैं। हाँ, तो सर मेरा प्रीवियस के भी 4 प्रीवियस ईयर क्या हुए सर? मेरा 22-23 प्रीवियस ईयर है, तो 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, 4 साल हुए। हर साल 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन 400 दिन रह गया सर वो। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है, हाँ है, मोर देन 60 डेज है, और प्रीवियस के 4 मिला के भी 365 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 400 दिन हो गया सर। तो यानी वो रेसिडेंट तो है, ये साबित हो गया। अब मेरे को क्या साबित करना है? क्या वो पक्का इंडियन है कि कच्चा इंडियन है, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? एग्जाम में बेटा ऐसे तुमको टेबल बना के दिखाना पड़ेगा पिछले 4 साल का डेटा। हाँ लिख के, खाली टैक्स में ऐसे नहीं है तुम ओरली रूल लिख के आ जाओगे और आंसर लिख के आ जाओगे। तुमको ये 4 साल लिखना पड़ेगा, ये 4 साल है, 100 दिन, तो इक्वल टू टोटल डेज 400। तो पीपीवाई में 400 हो रहा है, मोर देन 365, और प्रीवियस ईयर में 100 डेज, मतलब मोर देन 60 डेज। सो वी कैन से ही इज
रेसिडेंट, ठीक है। हाँ। अब बोलो ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, वो भी देखना पड़ेगा सर वो कैसे देखे? चलिए देखते हैं। हमको पहले क्या देखना है, 10 साल में कोई 2 साल रेसिडेंट साबित हुआ हो, तो बेटा वो हर साल 100 दिन रह रहा है, मतलब हर साल 60 दिन वाला नियम तो पूरा कर रहा है। और 1985 से हर साल इंडिया आ रहा है, मतलब हर साल के पिछले 4 साल भी वो आराम से 365 हो रहा होगा। हाँ। तो यानी वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 10 में से 2 साल रेसिडेंट साबित होने का, ठीक है। और पिछले 10 साल में उसको 730 दिन इंडिया में रहना है, सॉरी 7 साल में, हाँ। लेकिन वो हर साल 100 दिन यानी 7 साल में 700 दिन ही रहा। आराम से लो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का 2 कंडीशन है, हर साल रेसिडेंट साबित हो पिछले 10 साल में 2 साल, तो आराम से 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट साबित हो जाएगा वो, क्योंकि हर ईयर में तुम 60 + 3 65 वाला नियम तो पूरा कर ही दे रहे हो, है ना। देखो पिछले 10 में से कोई भी साल वो 182 डेज इंडिया में नहीं रहा है, तो पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो रेसिडेंट होने का हर साल, लेकिन वो हर साल में 60 + 3 65 तो आराम से रह रहा है। वो 1985 से इंडिया आ रहा है बेटा, तो वो 10 में से 2 साल रेसिडेंट साबित करने के लिए सेकंड वाला कंडीशन साबित कर रहा है हर साल, तो आराम से 2 साल रेसिडेंट साबित हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है ऑर्डिनरी होने के लिए, 7 साल में 7 PPY में 730 दिन वो इंडिया रहे, बात सही। तो पिछले 7 साल में वो हर साल 100 दिन रहा इंडिया में, तो 700 दिन ही तो रहा, 730 नहीं रहा सर वो, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ता है, एक साबित हो और एक नहीं हो तो वो ऑर्डिनरी इंडियन नहीं कहलाएगा। तो वो 10 में से 2 साल तो रेसिडेंट हो गया, लेकिन 7 साल में 730 नहीं, वो 700 दिन ही रहा, तो ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। देखो कैसे लिखा एग्जाम में, सिंस मिस्टर स्मिथ स्टेज for 100 days in previous year by state and 400 days in 4 preceding previous years, तो वो is satisfying the condition of resident। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करना, डोंट वरी, बस आप बोलोगे वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और रेसिडेंट होने, फिर बोलोगे फर्दर inside only 700 days during 7 immediately preceding previous years, तो वो सेक्शन 66 यानी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा बट एक नहीं कर पा रहा, तो ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। क्लियर है? एक और डेज वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर आएंगे वो इंडिया में टैक्स देगा नहीं देगा वाला सम के ऊपर। 2011 में देखो एक और डेज का सम आया, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट determine the resident status of the following person for the assessment year 23-24 यानी previous year 22-23। Mr. Balam came to India from England on 30 June 2016 and after staying for 3 years he went to Germany on 1st July 2019। On 1st April 2020 he again came back to India and stayed India up to 31st July 2021। फिर अगेन 1st August 2021 he went to Denmark at a monthly salary of 8 lakh। He transferred to India on 1st January 2023 and joined Delhi office at same organization and staying in India since then। अपने को उल्टा पढ़ना पड़ेगा सबको, 2016 से डेटा दे रहा है, पहले तो अपने को प्रीवियस ईयर चेक करना है ना, तो अपने को चलना होगा। देखो कैसे चार्ट बनाया, देखो number of days Mr. Balam stayed in India in past few years can be calculated as under। तो उल्टा चला 22 23 21 22 20 21 19 20, कितना साल का लिखेंगे ऐसे डेटा? सर हमको मैक्सिमम 10 साल ही देखना है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए 10 में से 2 साल वाला नियम होता है। 1 मिनट रुको, गेट पे कोई है। तो देखो
मेरे को पहले प्रीवियस ईयर 22-23 पढ़ना है। हाँ तो 22-23 मेरे को कब इंडिया है? 1 जनवरी 2023। ये तो 21-22 समझ में आ रहा है मेरे को, हाँ क्योंकि अप्रैल 2021 से मार्च 2000 सॉरी यही 22-23 आंटी करी 22-23 में वो इंडिया कब आया? जनवरी। जनवरी। तो यानी अप्रैल में 0, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो 0 दिन रहा। हाँ जनवरी में वो 1 जनवरी को ही आ गया। एक बात याद कर लेना, जिस दिन इंडिया आया या जिस दिन इंडिया छोड़ के गया, मानेंगे उस दिन वो इंडिया में ही था, वो दिन इंडिया का काउंट होगा। तो 1 जनवरी को आया, मानेंगे मतलब 1 जनवरी को इंडिया में, 2 से कैलकुलेशन चालू नहीं होगा उसका, 1 से। हाँ 1 से ही होगा। तो वो 31 दिन इंडिया में रहा जनवरी में। हाँ फरवरी 2023 28 का होता है, लीप ईयर चेक कर लेना। तो 28 दिन फरवरी में रहा, हाँ मार्च में 31 दिन रहा, मतलब प्रीवियस ईयर में वो 90 डेज इंडिया में रहा। अब उल्टा चलो, पिछले साल क्या हुआ था? 21-22 में क्या हुआ? वो 1 अगस्त 2021 को इंडिया छोड़ के गया था, है ना? हाँ तो यानी अगस्त में 1 दिन रहा, हाँ और जुलाई से पूरा दिन। और जुलाई अप्रैल में ये सब 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन और 31 दिन रहा, और 1 अगस्त को छोड़ गया था। तो मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक कुछ नहीं रहा इंडिया में। हाँ तो जोड़े तो 123 डेज इंडिया में रहा। हाँ ठीक है अनुश्री? हाँ सर। उसके पहले वाला ईयर में क्या हुआ है सर? उसके वाला पहला ईयर में वो 1 अप्रैल 2020 को देखो इंडिया आया था, और 31 जुलाई 2021 को इंडिया छोड़ा था, है ना? तो मतलब 19-20 तो वो पूरा इंडिया में रहा, सॉरी 20-21 पूरा इंडिया में रहा। देखो हर दिन इंडिया में रहा है वो 20-21 में, तो पूरा 365 दिन इंडिया में रहा। 19-20 में क्या बता रहा है आपको? वो 1 अप्रैल 2020 1 जुलाई 2019 को इंडिया छोड़ा था, तो मतलब जुलाई में 1 ही दिन रहा था, और उसके पहले 30, 31 और 30 दिन ऐसे 18-19 देखे, 17-18 देखे, 16-17 देखे, और उसके पहले तो कभी इंडिया में रहा ही नहीं, क्योंकि 15-16 के पहले तो कभी इंडिया आया ही नहीं था। ठीक है, पहली बार इंडिया आया तो क्या बोल रहा है? बैलन केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30 जून 2016, मतलब उसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मानेंगे इंडिया में नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो पहले क्या चेक करें सर? पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कीजिए उसका। पहले तो देख लो वो एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, एक तो मिस्टर बालम है, इंडियन ही लग रहा है, और जो इंडिया को आया गया है यहाँ पे कहीं पे कहानी समझ में नहीं आ रहा है उसका। ठीक है चलो, तो सर मिस्टर बालम प्रीवियस ईयर में 182 डेज तो नहीं रहा, नहीं। लेकिन सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर 90 दिन रहा, मतलब 60 डेज से ज़्यादा रहा। हाँ और प्रीवियस के 4 प्रीवियस है वो 123, 365, 92 और 365, ये मिला के 365 दिन रहा। हाँ सर बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा रहा। कितना दिन रहा जोड़ लो, एग्जाम में लिख के आना है क्वेश्चन में। 123 डेज, 365 दिन, 92 डेज और फिर 365 दिन। सर वो 945 डेज रहा। तो 60 + 365 वाला रूल आराम से फॉलो किया है, क्योंकि वो तो 90 + 945 रहा है। तो मिस्टर बालम इंडियन रेसिडेंट है? हाँ है। तो क्या पे बोला 22-23 में वो 90 डेज रहा और 365 से ज़्यादा ही रहा। आप डेज लिख के आ जाना, 945 रहा। तो ही इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रेसिडेंट, सो इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कंडीशन चेक हो गया। हाँ अब बोलो सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे, ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? हाँ तो देखते हैं ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के पहले 10 में से कोई 2 साल उसको रेसिडेंट साबित होना है। हाँ हाँ सर, एक तो यहाँ देखो 20-21 में आराम से रेसिडेंट साबित हो रहा है, हाँ 18-19 में भी हो रहा है, हाँ 17-18 में भी हो रहा है, हाँ 16-17 में भी हो रहा है,
सर हमको 60 प्लस 365 देखने का दरकार ही नहीं है, ऐसा 4 साल मिल गया जब वो 182 से भी ज्यादा रहे, यानी वो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 10 में से कोई 2 साल एक्सीडेंट होने का। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब क्या देखना है, 7 साल में 730 दिन, 7 साल का कैलकुलेशन कहाँ से देंगे, 21-22 से कि 22-23 से? 21-22। हाँ वेरी गुड, क्योंकि पीपीवाई देखना है, पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये रहा 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7। মন কাকু 11টার সময় আমাদের বাড়িতে আসবে। নিশ্চয়ই বাইক ও সরি স্যার। यहाँ पे जोड़ो 123 प्लस 365 प्लस 92 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 275 प्लस 0। सर वो 1585 दिन रहा, सर वो आराम से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 10 में से 2 साल रेसिडेंट भी हुआ है और 7 साल में 730 दिन भी आराम से रहा है। तो ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया? हाँ। आपका बाकी सम आप लोग करोगे इसी का। अब हम आते हैं उस सम के ऊपर जहाँ पे आपको बताना होता है वो इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं। 2 टाइप का सम बनता है इस चैप्टर से, या तो डेज कैलकुलेट करके बताओ इंडियन है कि नहीं, रेसिडेंट है या नहीं, ऑर्डिनरी है या नहीं, वो साबित करके बताओ। और या फिर आपको बोलेगा उसका इनकम कहाँ से हुआ वो बताएगा, वो कौन है वो बताएगा, और बताओ इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं। देखो जैसे हमें 2010 का सम आपको सर बोले, ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं? ये एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। मतलब 5 क्वेश्चन का 10 नंबर है। नहीं, अच्छा ये जो 5 बोल रहे हो क्या? हाँ। हाँ ये 5 क्वेश्चन का 10 नंबर है। खाली बताना है इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। देखो यहाँ पे बता रहे आराम से देखो, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 अविरूप आचार्य हैज फॉलोइंग इनकम्स, कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो, और वो नॉन रेसिडेंट है तो, यहाँ पे उसको ऑर्डिनरी नहीं बोला है। तो देखो आप एग्जाम में कैसे शो करोगे, आप एग्जाम में ऐसे बॉक्स बनाओगे, पहले बोलोगे केस 1 अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो, और केस 2 अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो। ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ो। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। मेरे को 3 चीज चेक करना है, एक्रूड रिसीव्ड कहाँ है और बिजनेस का सेटअप कहाँ है। अगर एक्रूड रिसीव्ड दोनों में से एक भी चीज इंडिया से है तो सब टैक्स देंगे। अगर एक्रूड रिसीव्ड दोनों बाहर है लेकिन बिजनेस का सेटअप इंडिया से है तो कच्चा पक्का इंडियन दोनों देगा। और अगर तीनों ही चीज बाहर से है तो सिर्फ पक्का इंडियन देगा। बस ये वाला मेरा 3 बात अगर याद रह गया तो आप मोटा मोटी एग्जाम का सम आराम से कराओ। और अगर दोबारा बोलता है एक्रूड या रिसीव दोनों में से एक भी चीज इंडिया से है तो फिर ऑल टैक्सेबल। एक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड बट बिजनेस सेटअप इन इंडिया, मतलब बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है तो दोनों इंडियन टैक्स देंगे, दोनों इंडियन, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी मतलब। और अगर हम बोले तीनों चीज बाहर से है, एक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, बिजनेस का सेटअप कंट्रोल भी आउटसाइड, तो सिर्फ पक्का इंडियन देगा, ऑर्डिनरी इंडियन। ठीक है, ये इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया, डोंट वरी। हम बोला है जो दोबारा रिकॉर्ड हो गया तो अपना नोट बना पाओगे। तो अब बताओ यहाँ पे बिजनेस इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन इन इंडिया, काम कहाँ किया? इंडिया में। तो सर जी वो पक्का कच्चा नॉन इंडियन जो इंडिया में टैक्स तो दे दे। तो देख लो दोनों में 1 लाख, दोनों सिचुएशन में 1 लाख 1 लाख लिखती है कि पूरे 1 लाख पे इंडिया में टैक्स लगेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही करना है, लाइन लिखना है और अमाउंट दोनों हेड में लिख। अगर ये तीसरा हेड भी होता, मान लो हम यहाँ पे बना देते एक बार ऑर्डिनरी का भी, अगर वो पक्का इंडियन होता तो भी इंडिया में टैक्स देते। एग्जाम में पक्का इंडियन वाला पूछा नहीं है बट हम बना रहे एक बार।
चलो सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। जमीन कहाँ पे है? क्या? जमीन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। अक्रूड यानी काम कहाँ पे किया? ऑस्ट्रेलिया। पैसा कहाँ पे मिला? ऑस्ट्रेलिया। सब कुछ इंडिया के बाहर से है। हाँ। इंडिया में सिर्फ पक्का इंडियन टैक्स देगा। तीसरा सिचुएशन आ रहा है मेरा, हाँ। सब कुछ बाहर सिर्फ पक्का इंडियन। ठीक है ना? हाँ। देख लो यहाँ पे इन दोनों को टैक्सेबल नहीं किया, लेकिन अगर वो पक्का इंडियन है तो वो तो देगा। तो अगर पक्का इंडियन वाला भी क्वेश्चन होता तो यहाँ पे 20,000 लिख देते। ठीक है, हाँ सर। थर्ड में आ जाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया। बिजनेस क्या है? इंडोनेशिया। Not brought into India and the business is controlled from India. मतलब पैसा इंडिया में मिला नहीं है, लेकिन बिजनेस कहाँ पे है? बिजनेस भी बाहर, हाँ। पैसा भी बाहर, हाँ। लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। मान लो एग्जाम्पल दे देते हैं, हाँ सही, कंट्रोल अगर इंडिया से है तो पक्का इंडियन देगा, इंडियन, हाँ। है ना? हाँ। सेकंड कंडीशन मेरा, सेकंड कंडीशन, दोनों चीज बाहर, एक्रूड रिसीव बाहर, लेकिन बिजनेस इंडिया से, तो पक्का इंडियन तो मतलब इंडियन तो देगा, इंडियन। हाँ। सब कुछ बाहर तो खाली पक्का इंडियन देगा। दो चीज इंडिया से, एक्रूड और रिसीव्ड, तब तो सभी देगा, लेकिन एक्रूड रिसीव बाहर, लेकिन सेटअप इंडिया से है तो दोनों इंडियन देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजनेस इंडिया के बाहर, पैसा मिला इंडिया के बाहर, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। मान लो रिलायंस है, अब रिलायंस का तुम इंडोनेशिया के ऑफिस में नौकरी करते हो, हाँ। तो वो बिजनेस कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तुम इंडोनेशिया में नौकरी किया, वही पैसा मिला, रिसीव भी वही, हाँ। लेकिन रिलायंस का कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से। हाँ, तो इंडियन तो टैक्स देंगे। हाँ। तो देखो दोनों इंडियन देंगे, पक्का इंडियन भी और कच्चा इंडियन, लेकिन नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। प्रॉपर्टी इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन लंदन। काम भी बाहर किए, रिसीव भी लंदन में, लेकिन उसमें से 40,000 वो इंडिया भेज दिया। टोटल 1,30,000 कमाए हैं। प्रॉपर्टी भी बाहर, कमाई भी बाहर। तो रेमिटेड बोला है तो दूसरे कुछ प्रीवियस ईयर का होगा, तो नॉन टैक्सेबल होगा ना। यहाँ पे कोई बोला नहीं है, कोई और प्रीवियस ईयर का है। तो फिर सिर्फ रेसिडेंट मतलब इंडियन। मेरे हिसाब से तो जितना पैसा इंडिया में रेमिट हुआ है, हाँ रेमिटेड बोला है, सॉरी रिसीव नहीं बोला, रेमिटेड बोला है। हाँ ठीक है, हाँ तो रेमिटेड है तो कोई टैक्स नहीं देगा इंडिया। नहीं, यहाँ पे बोला नहीं है ना। अच्छा, जब रेमिटेड कोई और ईयर का नहीं बोला तो पक्का इंडियन देगा। पक्का इंडियन तो 40,000 पे देगा, लेकिन पूरा 1,30,000 पे कोई नहीं देगा, सिर्फ 40 पे देगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद एन अफ्रीकन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया। सर इंडिया में रिसीव्ड हो गया, सब इंडिया में टैक्स देगा। ये 75,000 पे सब टैक्स देगा इंडिया में। तो अब क्या करना है आपको? दोनों केस का टोटल इनकम जोड़ लेना है। तो मतलब अगर वो मिस्टर आचार्य कच्चा इंडियन है तो 4,75,000 उसका इंडिया में इनकम माना जाएगा, इंडिया में उस पर टैक्स देगा वो। और कच्चा और इंडियन ही नहीं है तो उसका इंडिया में 1,75,000 इनकम माना जाएगा। बात क्लियर? हाँ सर। एक सम और करते हैं। मेरे को एक सम और 2016 में आया हुआ है। आपको बोल रहा है कंप्यूटर इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया फॉर श्रीमती साहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर बाई स्टेट। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है, मतलब यहाँ पे कच्चा इंडियन और नॉन इंडियन की बात की है, पक्का इंडियन का केस नहीं दे रहे, क्योंकि पक्का इंडियन को तो हर आदमी इंडिया में टैक्स लग ही जाता है ना बेटा।
इसलिए नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव देयर इन। कंपनी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया। वहीं पे डिविडेंड रिसीव भी हो रहा है। हाँ तुम पैसा इन्वेस्ट कहाँ किए, काम कहाँ की होगी? अब पक्का बात है सर ऑस्ट्रेलिया में ही किए होंगे। हाँ तो यानी कच्चा इंडियन और नॉन इंडियन नहीं देगा। लेकिन यही पक्का इंडियन होता तो देता कि नहीं? देना। हाँ देना होता, सही बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल बट रिसीव्ड इन इंडिया। सर इंडिया में रिसीव हो गया ना, सब टैक्स दे। ठीक है, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन बांग्लादेश। तुम्हारा एक पुराना बॉस है जो इंडिया का है, हाँ तुम नौकरी छोड़ के चले गए, अब तुमको पेंशन दे रहे, पेंशन तुम बांग्लादेश में रह रहे हो, तुमको बांग्लादेश में ये पेंशन मिल रहा है। काम कहाँ किए थे? एक्रूड कहाँ हुआ? और एक्रूड और रिसीव दोनों में से एक भी चीज इंडिया से हो जाए तो हर इंडियन, हर आदमी टैक्स देगा। तो देखो सब टैक्स देंगे 2 लाख। लास्ट बोला प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड 2.5 लाख रुपया, 40% रिसीव्ड इन इंडिया एंड द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सर पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी का। बेटा ऑर्डिनरी में अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो ऑर्डिनरी तो पूरा इंडिया में 2.5 लाख पे टैक्स देगा। हाँ फिर हम देखते हैं नॉट ऑर्डिनरी का, सब उसके लिए भी वही रूल है। तीनों में से अगर बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है तो वो इंडिया में टैक्स देगा। हाँ लास्ट पढ़ लो नॉट ऑर्डिनरी के लिए, सर जितना इंडिया में रिसीव्ड हुआ खाली उतना पे टैक्स देगा। 1 लाख। तो 2.5 लाख का 40% 1 लाख। ठीक है, हाँ तो इसका तीनों का इनकम टोटल करके बता दो। देखो तो ऐसा सम आता है